गुड मॉर्निंग बच्चों। आज राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करेंगे। अपनी पिछली दो क्लासों में भी हमने भारत पाकिस्तान संबंधों के अध्ययन की शुरुआत की थी, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद की जो मुख्य जड़ है या स्थायी जो विवाद है वो कश्मीर को लेकर। कश्मीर समस्या का समाधान प्रारंभ से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं हुआ। अभी विवाद पिछली क्लास में भी हमने थोड़ा बहुत कश्मीर समस्या के बारे में, विवाद के बारे में पढ़ा था। क्या आज बात करें, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात करते हैं तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत की जनसंख्या थी लगभग 34 करोड़ के लगभग थी, और आज की बात करें तो आज हम दुनिया की दूसरे देश, दुनिया का दूसरा बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या के हिसाब से भारत है। अपने पड़ोसियों के साथ हमारी शुरू से ये नीति रही है कि हमारे संबंध अच्छे रहें, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से सारे संबंध हमारे अच्छे रहें, सहयोग के साथ हम एक दूसरे के सहयोग करें। लेकिन पाकिस्तान के साथ भी हमारी यही नीति रही, लेकिन पाकिस्तान ने इसको समझा नहीं और पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार भी नहीं। पाकिस्तान तो का जो निर्माण ही धर्म के आधार पर हुआ था, मुसलमानों की पाकिस्तान की मांग की गई थी, उसको पूरा भी किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि जो कश्मीर की जो बहुसंख्यक मुस्लिम जनसंख्या है वो मुस्लिम जनसंख्या शेख अब्दुल्ला के बताए जनतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर चलने को इच्छुक। हमने शुरू में पढ़ा था, जब कश्मीर के बारे में पढ़ रहे थे कि कश्मीर की जो जनसंख्या थी, बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम थी, और जो बहुसंख्यक जनसंख्या मुस्लिम होने के कारण पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर को हम अपने पे मिला लें। लेकिन वहाँ पर अगर बात करें कि जो राजा, वहाँ का जो अनुवांशिक राजा वो हिंदू था, हरि सिंह। हरि सिंह ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के लिए ना भारत में मिला ना पाकिस्तान में मिला, जैसे जनरल माउंटबेटन योजना के अंतर्गत उसने किया था। और जब परिस्थितिवश हरि सिंह ने उस परिस्थितिवश पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड माउंटबेटन योजना के फिर जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने माउंटबेटन योजना के तहत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र घोषित करना, माउंटबेटन योजना के तहत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र घोषित करना और पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के साथ स्टैंड संधि, पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी स्टैंड स्टिल संधि या समझौता जो भी
वो करना ये भारत के हित के लिए सही नहीं गुजरा। अब पाकिस्तान ने देखा कि इसने मेरे साथ समझौता कर लिया, हरी सिंह ने मेरे साथ समझौता कर लिया, तो पाकिस्तान ने भी मौका देखा और 22 अक्टूबर 1947 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कव्वालियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। बाईस अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सेना ने कव्वालियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। हरी सिंह की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पाकिस्तान से टक्कर ले सके। अरे वो पाकिस्तान से टक्कर नहीं ले पाया तो इन विकट परिस्थितियों में हरी सिंह ने अपनी ऐतिहासिक भूल को सुधारते, यानी जो विकट परिस्थिति की उसने देखा पाकिस्तान के हाथ में गया, कश्मीर में जीत तो पाऊंगा नहीं, तो अपने इस ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए उसने 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय कर 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का हरी सिंह ने भारत पर विलय कर दिया। इस तरह से कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन 27 अक्टूबर को भारत की सेना कश्मीर गई और कश्मीर को पाकिस्तानी सैनिकों के कब्जे से मुक्त करा। लेकिन समस्या की शुरुआत और उस समय हुई जब परिस्थितियों को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को सहज स्वीकार करने की घोषणा करी। आलोचक नेहरू जी द्वारा ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता को जो स्वीकार करने की बात करते हैं नेहरू जी द्वारा, कि वो कहते हैं कि यह फैसला भी गलत था, लेकिन नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया और कश्मीरी जनता की इच्छा जानने के लिए, यानी कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है, वास्तव में कश्मीरी जनता की इच्छा जानने के लिए कि वो भारत में मिलना चाहती है, पाकिस्तान में मिलना चाहती है, एक जनमत संग्रह कराने की बात स्वीकार कर ली कि कश्मीर की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा और कश्मीर की जनता स्वयं अपने आत्मनिर्णय जनमत संग्रह द्वारा फैसला करेगी कि कश्मीर किसके साथ रहे। आज जब भी भारत के साथ सहयोग के संबंध में बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग अलापने लगता है। किसी भी संबंध में बात करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, कई देश बैठे हुए हैं, कई देशों के प्रतिनिधि वहां बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान का राग एक ही रहता है, कश्मीर। हमेशा वो कश्मीर रूपी कांटे को चुभोने का प्रयास करता है और जितनी भी वार्ताएं होती है उन वार्ताओं को असफल कर देता है। चाहे भारत और पाकिस्तान के राष्ट्र के प्रतिनिधियों के बीच राष्ट्रीय स्तर की वार्ता हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वार्ता हो, हमेशा हर वार्ता को कश्मीर का मुद्दा छेड़कर पाकिस्तान द्वारा विफल कर दिया जाता। हमेशा ऐसा ही नहीं है कि कश्मीर की जनता का हमने पक्ष नहीं लिया। जब शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां पर चुनाव कराए गए तो कश्मीर की जनता ने एक बार नहीं कई बार निष्पक्ष रूप से वोट डाले, एक वहां पे जनतांत्रिक माहौल तैयार किया और कई बार वहां की जनता ने वोट डालने के बाद अपना प्रतिनिधि वहां पे चुना।
तो इससे साफ जाहिर था भारत का भी तर्क ये था कि आत्मनिर्णय का अधिकार हमने कश्मीर की जनता को दिया और कश्मीर की जनता ने शेख अब्दुल्ला का नेतृत्व स्वीकार किया, तो जन्म संग्रह कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि कश्मीर कहाँ मिलना चाहिए। अब समस्या ये थी कि कश्मीर को हमने अपने पास रखा या कश्मीर जो हमारे कश्मीर का विलय हुआ हरि सिंह के द्वारा, और उसके बाद की स्थिति यानी कश्मीर को जो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, पाकिस्तान ने विवाद का विषय बना दिया था, तो उस समय हमने किसी कश्मीर वासियों को एक आत्म सम्मान का दर्जा देने के लिए कहें कि कश्मीर की स्वायत्तता को खास पहचान देने के लिए हमने कश्मीर को, नेहरू जी ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया, और इस विशेष राज्य के दर्जे के तहत कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 है, धारा 370 है, उस धारा 370 के तहत हमने कश्मीर में धारा 370 लगाई और उस कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य का, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान बना। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है। भारत के किसी भी राज्य का अपना संविधान अलग संविधान नहीं है, वो सब भारत के संविधान की धाराएं उन पर लागू होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के संविधान की कोई सी भी धारा वहाँ की जो विधानसभा है उसमें प्रस्ताव पास किए बिना नहीं लागू हो सकती। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान बनाया है। विदेश संबंध, प्रतिरक्षा मामले, और संचार साधन संबंधी प्रावधानों क्या कहा, यानी विदेशी संबंध, प्रतिरक्षा और संचार साधन से संबंधित प्रावधान है। इन प्रावधानों के अलावा भारतीय संविधान की कोई सी भी धारा कश्मीर में लागू नहीं होती है। आयकर और उत्पादन शुल्क, इनकम टैक्स और उत्पादन शुल्क के बारे में भी इस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई। सबसे जो महत्वपूर्ण बात धारा 370 के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति कश्मीर का नागरिक नहीं है वह कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। ये एक फाउंडेशन है कश्मीर में 370 के संबंध में, और कोई दिक्कत नहीं है। आप कश्मीर जाइए, कश्मीर घूमिए, कश्मीर में रहना चाहे कश्मीर में रहिए, नौकरी के लिए, जीविका उपार्जन को कोई भी साधन आप अपनाना चाहे कश्मीर में आप अपना सकते हैं, कश्मीर में जाके रह सकते हैं।
लेकिन अगर आप चाहें कि कश्मीर में आप अपना स्वयं का मकान या घर खरीद कर या अपनी जमीन खरीद कर वहां पे रहें तो ऐसा संभव नहीं। धारा 370 के तहत यही प्रावधान है कि जो व्यक्ति कश्मीर का नागरिक नहीं है वो कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। इन सब कारणों ने जम्मू कश्मीर राज्य अभी कुछ कारण ऐसे है कि विशेष राज्य का दर्जा उसको दिया गया, अभी कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हुए कि इन कारणों से जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का जब दर्जा दिया तो देश की मुख्य धारा, अब अलग मान लिया इसको कि अलग दर्जा दे दिया तो देश की मुख्य धारा से एक तरह से ये अलग अलग हो गए। जहां इस व्यवस्था ने कश्मीर नेताओं के वहां के कुलीन शासक वर्ग के अहंकार को खुश किया तो उनके स्वार्थ, जहां जो कुलीन शासक वर्ग था उनका अहंकार खत्म हुआ और जो उनके स्वार्थों को संरक्षित रखा और वही अलगाववाद की भावना को प्रोत्साहित किया। 370 लगाने का बहुत ज्यादा प्रभाव कश्मीर के ऊपर पड़ा। आगे बात करें बच्चों, कश्मीर में जो धारा 370 लगाई गई, 370 जो धारा लगाई गई थी वहां परिस्थिति बस लगाई गई थी, वहां की उस समय की विकट परिस्थितियों में कश्मीर के लोगों को स्वायत्ता देने के संबंध में कि ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि हमको जबरदस्ती भारत में मिलाया गया है। इस कारण से कश्मीर में धारा 370 प्रारंभ की गई, लेकिन प्रारंभ से ही ये धारा 370 विवाद का विषय है। जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना और वहां पर विशेष प्रावधान स्थापित करना, ये जो व्यवस्था की गई थी धारा 370 के तहत, ये पूर्णतः अंशकालीन थी। ये नहीं कहा उस समय, ये नहीं कहा गया था कि ये स्थायी है। इसको कहा गया था कुछ समय के लिए, जब तक जम्मू कश्मीर की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ समय के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए। लेकिन आने वाली सरकार जो थी उन्होंने अपने अपने ढंग से इसके लिए प्रयास किए। जो अंशकालीन व्यवस्था थी वो अंशकालीन व्यवस्था जो तत्कालीन परिस्थितियों में अपनाई गई थी, वो छोटे से समय की जो व्यवस्था अपनाई गई थी वो थोड़ा थोड़ा समय होते होते 70 साल लग गए और धारा 370 अपनी समस्या के जो 370 से संबंधित जो समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए अलग अलग सरकारों ने अपने अपने ढंग से प्रयास कर, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं ढूंढा जा सका और कश्मीर समस्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई। वर्तमान सरकार के द्वारा इस दिशा में प्रयास भी किए गए, हर उम्र के प्रयास रंग भी लाए और 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 को समाप्त कर दिया गया और 370 को समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर को और राज्यों की तरह भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया है। जैसे और राज्य हैं वैसे ही जम्मू कश्मीर को भी भारत का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। जो प्रावधान अन्य राज्यों में है वही प्रावधान कश्मीर में भी लागू होंगे कि 370 के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को जम्मू कश्मीर से खत्म किया गया। 370 खत्म नहीं किया, जो भी प्रावधान 370 के थे जम्मू कश्मीर में लागू होते थे उन प्रावधानों को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया और उसका सीधा सा जो परिणाम ये निकला कि जो उसका जो मुख्य आधार था, जो भी मैंने बताया कि जो व्यक्ति कश्मीर का नागरिक नहीं है वो कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, वो व्यक्ति
अब कश्मीर में अपना स्वयं का मकान बनाया था, जमीन खरीदकर रह सके। आगे बात करें कश्मीर समस्या धर्मनिरपेक्षता और भावनात्मक विवाद। ये कश्मीर समस्या का विवाद सिर्फ भूभाग तक ही नहीं है। देखा जाए तो क्या थे, कश्मीर एक जमीन पर टुकड़ा तो है, लेकिन वो जो समस्या है भूभाग तक सीमित नहीं है। कश्मीर का भारत का अंग रहना उसकी धर्मनिरपेक्षता की एक कसौटी थी। तो यूं नहीं कहें कि भारत के लिए नहीं कहें कि कश्मीर को हमने हटा दिया या कश्मीर उसमें चला गया, तो भारत ने धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर राज्य का श्रीनगर की घाटी नहीं है। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें कि मात्र ये श्रीनगर की घाटी नहीं है। जम्मू कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो तीन क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीन क्षेत्रों से मिलकर ये विस्तृत इलाका है जहां पे सियाचिन का ग्लेशियर है। इतने बड़े विस्तृत भूभाग को लेकर जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ है। भारत की सीमांत का सबसे अति संवेदनशील जो भारत की सीमा है, उस सीमा का सबसे अति संवेदनशील हिस्सा है कश्मीर। लद्दाख का जो क्षेत्र है जिसके ठीक से लगा हुआ रहता है, और भारत सिर्फ अधिकृत कश्मीर या जो श्रीनगर की समस्या है, जो जिस कश्मीर पर कब्जा पाकिस्तान ने कर रखा है आजाद कश्मीर के नाम से, जिसको वह जानता है, सिर्फ वो समस्या ही नहीं, श्रीनगर की समस्या ही नहीं, बल्कि पूरी कश्मीर के बीच संबंधों को सामान्य बनाकर वो ये मीमांसा की विवाद निपटाया जा सकता है। यानी हमने धारा 370 समाप्त कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि संबंधों को खत्म कर दिया या संबंधों को निपटा दिया, आज भी ये विवाद का कारण माना। ना ही केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य में हिंदुओं के उत्पीड़न को रोक सकी। जहाँ पे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया था, उनको अपने ही घरों से निकाल दिया गया। ना तो जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार उस संबंध में कुछ कर सकी, और कश्मीर से हिंदुओं के पलायन, जो कश्मीर के हिंदू वहाँ बहुसंख्यक थे और उनको वहां से पलायन करना पड़ा, और बहुसंख्यक जो आबादी को उद्वेलित किया गया वहां पे। तो धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कश्मीर भारत की एक साथ है, जिसका संबंध भारत की एकता और अखंडता से भी लगाया जा सकता है। यही कारण था कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हुआ नहीं, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 को 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध और ताशकंद संधि, ये अप्रैल 1965 कच्छ के रण को लेकर, अप्रैल 1965 में कच्छ के रण को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत संघर्ष की स्थिति में आ गया। और दोनों जो भी संघर्ष हुआ, पाकिस्तान की सेना
में कि दो टुकड़ियां भारतीय क्षेत्र में घुस गई। यानी पाकिस्तान की सेना भारतीय क्षेत्र में आ गई और कच्छ के रण में उत्पाद के साथ साथ कश्मीर में भी घुसपैठ प्रारंभ कर दी। यानी दोनों तरफ से, उधर कच्छ के रण की तरफ से आए और इधर कश्मीर में भी उन्होंने घुसपैठ प्रारंभ कर दी। और यह पूरी तरह से योजनाबद्ध था और आंतरिक रूप से जो पाकिस्तान की सेना द्वारा कश्मीर में जो तोड़फोड़ की गई और जो उत्पाद मचाया गया और जो आक्रमण किया गया, वो पूरी तरह से भारतीय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि भारतीय सेना को कश्मीर से मैदान छोड़कर भागना पड़े। ऐसी योजना उसने बनाई थी, एक तरफ कच्छ के रण की तरफ से और एक तरफ कश्मीर की तरफ से उसने आक्रमण किया। पाकिस्तान को विश्वास था कि कश्मीर की जो मुस्लिम जनता है, पाकिस्तान ये सोच रहा था कि कश्मीर में मुस्लिम जनता है और वो मुस्लिम जनता जो छापामार है, उसके जो छापामार सैनिक है उनका साथ देगी। 4 और 5 अगस्त को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक का 4 और 5 अगस्त को हजारों पाकिस्तानी छापामार सैनिक थे 1965 में, वो भारतीय सीमा में घुस आए और घुसपैठ करने से रोकने के लिए जो निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसके तहत 4 और 5 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच एक ये संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पाकिस्तानी सेना ने नियमित रूप से, अब ये तो छापामार रूप में आएंगे, घुसपैठिए के रूप में आएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने क्या किया कि पाकिस्तानी सेना ने नियमित सेना ने अंतरराष्ट्रीय जो सीमा को पार किया। ठीक है, अभी तक घुसपैठ कर रहे थे, भारत की तरफ से कुछ ही वो नहीं किया गया था भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि वो एक घोषित युद्ध नहीं था। उनको कबाली भी कह सकते थे, आतंकवादी भी कह सकते थे, घुसपैठी भी कह सकते थे, उनको पाकिस्तानी सैनिक वो नहीं कह सकते। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने नियमित रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पार कर भारतीय भूभाग पर आक्रमण कर दिया और पूर्ण रूप से एक युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के बीच एक युद्ध प्रारंभ हो गया और 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की। दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की। तो 22 सितंबर 1965 को युद्ध बंद हो गया और भारत ने पाकिस्तान की 750 वर्ग मील जमीन पर कब्जा करें। यानी जो 1947 से जो निरंतर संघर्ष की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के संबंध चल रहे हैं, उस संघर्ष को बीच बीच में कभी घुसपैठिए के रूप में, कभी कश्मीर पर आक्रमण के रूप में, कबालियों के बहस में, कभी आतंकवादियों के रूप में जो पाकिस्तान द्वारा लगातार गतिविधियां जारी थी, और वही खराब संबंध, वही गतिविधियां 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच एक घोषित युद्ध का कारण बन गई। दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना
का सामना करना पड़ा और भारतीय सेना लगातार उसको पीछे खदेड़ने का कार्य कर रही। 1965 का 4 सितंबर 1965 को जब युद्ध भयंकर स्थिति में पहुंच गया तो सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित किया, दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील। 25 सितंबर 1965 को युद्ध बंद हो गया। उस समय तक स्थिति ये थी कि हमारी सेना ने यानी भारत की सेना ने पाकिस्तान की 750 वर्ग मील भूमि पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद की जो स्थिति थी वो ऐतिहासिक जो ताशकंद समझौता था तो उसके बारे में आपको युद्ध होता है, युद्ध बंद कब, दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो युद्ध बंद एक समझौते के तहत होता है। 1965 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो भी एक समझौते के तहत बंद हुआ, जो विश्व में इतिहास में ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच संपन्न हुआ। और इस समझौते को कराने में जो सोवियत संघ मुख्य मध्यस्थता की भूमिका निभाई। सोवियत संघ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। एक ताशकंद सोवियत संघ में है, तत्कालीन सोवियत संघ में कजाकिस्तान की राजधानी था ताशकंद, वहीं ताशकंद। और परिणाम 4 जनवरी 1966 को 4 जनवरी 1966 को प्रसिद्ध ताशकंद सम्मेलन प्रारंभ। ताशकंद 4 जनवरी 1966 को प्रसिद्ध ताशकंद सम्मेलन प्रारंभ हुआ और 10 जनवरी 1966 को और 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर, यानी सोवियत संघ ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को वार्ता के लिए ताशकंद में आमंत्रित किया। ताशकंद सोवियत संघ ने 4 जनवरी 1966 को एक ताशकंद सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसकी परिणति 10 जनवरी 1966 को ऐतिहासिक ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कर हुई। समझौते के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री जो समझौता था, तो समझौते में जो सबसे मुख्य जो समझौता था उसमें भारतीय प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोनों शांति बहाली के लिए सहमत। अब इस समझौते के जो बाद में
जो और जो शर्तें थी, शांति पारित तो एक अच्छी बात है, लेकिन जो थी कि वो शर्तें ये थी कि भारत ने जितने भी प्रदेश जीते थे, जितने भी प्रदेश भारत में जीते थे, वो सारे के सारे प्रदेश भारत को, जितनी जमीन पाकिस्तान की भारत में कब्जे में ली थी, वो सारी की सारी जमीन भारत को वापस करनी है। ये जमीन ऐसे नहीं आई थी, काफी धन संपदा का हानि हुई थी उस समय, काफी पैसा खर्च करना पड़ा था सेना के ऊपर, तब जाके जमीन आई थी। और वो जमीन जो हमारे सैनिकों ने जीती थी वो हमने ऐसे ही वापस कर दी। लेकिन एक बात तो थी कि यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया था। लेकिन क्या वो आगे सफल हो पाया? कितना ताशकंद समझौते का परिणाम हुआ? उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध कैसे रहे? इन सब बातों के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास से संबंधित आपके कोई प्रश्न हो आप मुझसे जरूर पूछिए। धन्यवाद।